हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट होकर रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए हैं। और आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि अब सीए फाउंडेशन जून वाले बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। ओवरऑल रिजल्ट तो आईसीआई ने बहुत कम दिया है, बहुत कम रिजल्ट दिया है दोस्तों। जहां पर 20 से 30% के बीच में बच्चा पास होता था, लगभग 25% बच्चा पास होता था, वो इस बार लगभग 15% बच्चा पास हुआ है। और इसमें देखो, जो बच्चा पास नहीं हो पाया है तो उसके पास कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी थी। लेकिन ओवरऑल आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। सीए वाला से पढ़े हुए बच्चों का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आया है। उन सब बच्चों ने बताया है जो कंटेंट, जो रिवीजन सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो वाकई में ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एक बार आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो जैसे तैसे, उसके बाद आपके साथ जो लगन के साथ तैयारी कराई जाती है वो सीधा एग्जाम में देखने को मिलती है। बच्चों ने बताया भी है कि भैया जो मैं एमसीक्यू करा रहा था पेपर से जस्ट पहले, वैसे के वैसे पेपर में देखने को मिले हैं। और ये सबूत भी बच्चों ने दे दिया ये बोलकर कि जितनी मुश्किल मैक्रो इकोनॉमिक्स लगती है चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 8 9 तक, जो मुश्किल लगती है, जितनी ये देखने में मुश्किल है उतने ही आसान क्वेश्चन यहां से बनते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर के अंदर बनते हैं। जितना भी आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, पेपर में बहुत इजी मटेरियल आता है। तो इकोनॉमिक्स की फिक्र तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जैसे जैसे मैं कराए जा रहा हूं वैसे वैसे तुम करते जाओ। थोड़े से बोर भी हो रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन आपका डर खत्म। मैं बता रहा हूं, आप उस तरीके से कर लो, आपके नंबर लिटरली बहुत अच्छे आएंगे। जैसा पहले बच्चों के आते रहे हैं वैसे ही नंबर आएंगे, उससे बढ़िया भी आएंगे। बस ये साथ होना चाहिए, ये साथ बना रहेगा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लेवल पे फोड़ देंगे। समझ रहे हो? हाँ हर्षित शर्मा, ऐसा कर देते हैं हम, ठीक है। हाँ बिल्कुल बंटी शर्मा, सिलेबस आपका ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि बहुत कम समय मिला था तो तैयारी करने के लिए, उस हिसाब से बहुत सही चल रहा है, टेंशन मत लो आप। एक बात बताऊंगा, अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, पहले से बेहतर हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ टेस्ट वगैरह कराने लेने चाहिए। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल की जगह आपकी एक्स्ट्रा क्लास मैंने सैटरडे को रख दी है। कल हॉस्पिटल जाऊंगा यार, कुछ टेस्ट वगैरह कराऊंगा, कहीं हालात ज्यादा खराब ना हो जाए इस वजह से, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं आप देख रहे हो, सीधा सीधा एक बार थम्स अप का इशारा दे दो, थम्स अप का इशारा दे दो, थम्स अप का इशारा, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। ठीक है जी, ये लो जी, ये लो। लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर आपका 8 मनी मार्केट, 10 नंबर का चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 यूनिट्स हैं। जिस बच्चे को क्लास नहीं दिख रही है वो एक बार रिफ्रेश कर लो या रीलॉगिन कर लो यार, ठीक है। जय यदुवंशी बिल्कुल ठीक है, चलो जी, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट। चलो जी आगे चलते हैं। मैं आपको यूनिट 2 करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। इस यूनिट के अंदर जो आपको चीजें पढ़नी है, आप देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों। सोर्सेस ऑफ मनी सप्लाई हम पढ़ चुके हैं। 2 सोर्स होते हैं, मेन यानी प्राइमरी सोर्स आरबीआई होता है मनी सप्लाई का, सेकेंडरी सोर्स कमर्शियल बैंक होते हैं। मनी सप्लाई को मेजर करने के हमारे पास M1 M2 M3 M4 तरीके हैं। मनी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं आज पढ़ाऊंगा, और मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट भी आज पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको कुछ एमसीक्यूज कराना चाहता हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से शार्प होंगे। देखो जी दोस्तों, क्विज के ऊपर बात करते हैं। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें लिखा है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये होता क्या है? देखो भैया, एक देश में आरबीआई को एक मिनिमम रिजर्व बनाकर चलना पड़ता है। किस चीज का भैया? गोल्ड का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कह रहा हूं, गोल्ड का और फॉरेन सिक्योरिटीज का। लो जी, एक देश में सरकार यानी आरबीआई के पास गोल्ड होता है और सिक्योरिटीज होती है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी आ गया और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी आ गई, जो विदेशी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हमारे देश के पास होंगी। कम से कम इतना रिजर्व होना चाहिए। मान लो एक देश के पास इसकी वैल्यू 100 रुपया है, तो देश कम से कम 100 रुपए तो छाप सकता है। हर देश का मिनिमम रिजर्व सिस्टम अलग होता है। तो
जितना भी उसके पास गोल्ड और सिक्योरिटीज पड़ी हुई है उतना पैसा वो छाप सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में सभी देश इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे ज्यादा पैसा भी छापते हैं, इंडिया भी छाप लेता है इससे ज्यादा पैसा। ठीक है, तो लिखा है अंडर मिनिमम रिजर्व सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज व्हाट। तो अब यहां पर आपको पोल दे रहा हूं मैं, हम पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड टू इश्यू करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग इक्विवेलेंट रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। कहता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है तुम किसी भी लेवल की करेंसी प्रिंट कर लो, किसी भी लेवल की करेंसी प्रिंट कर लो, ठीक है, लेकिन उसके बराबर आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। अरे बराबर रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक सर्टेन मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उतना रखना है, हर देश का अलग है, 350 करोड़ नहीं है, इसको काट दो डी वाले ऑप्शन को। तो सेंट्रल बैंक इज एम्पावर्ड मतलब अलाउड टू इशू करेंसी टू एनी एक्सटेंट। कम से कम मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे 100 बोल रहा हूं, इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, इसके बराबर नहीं, और उसके अलावा फिर तुम कितनी भी करेंसी इश्यू कर सकते हो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज का, राइट। तो बी वाला यहां पर राइट आंसर होगा, इस वजह से राइट है बी वाला। चलो जी, करण ने सबसे जल्दी आंसर दिया, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। और भैया अब आपको कुछ फैक्ट्स बताना शुरू करूंगा, मॉड्यूल में जो कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं उसकी बात करेंगे दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की एक थ्योरी लिखी हुई है, यहां पर आप देखोगे कलर हरे वाला या नीले वाला चूज कर लेते हैं। यहां पर देखोगे दोस्तों सिंस जुलाई 1935, देखो 1935 में हमारे देश में आरबीआई इस्टेब्लिश हो गया था, आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हो गया था। तो आरबीआई हैज बीन कंपाइलिंग एंड डिसमेंटिंग मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स। मॉनेटरी स्टैटिस्टिक्स का मतलब है मनी का डेटा आरबीआई बनाता है, मतलब कंपाइल करता है, और डिसमाइनेटिंग का मतलब होता है फैलाता है, बांटता है, पब्लिश करता है। तो बनाकर पब्लिश करता है आरबीआई 1935 से ये डेटा। और दोस्तों हमारे देश में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के 4 मेजर्स है ना, तो सबसे पुराने वाला जिसको बोलते हैं M1 या ओल्ड M1, जिसका फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तरीका होता है। तो 1967 से 68 इस साल तक हम नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई को यूज करते आए हैं। कोई आपसे पूछे कि हमारे देश में मनी सप्लाई कैलकुलेट कौन से तरीके से होती है, M1 M2 M3 4 कौन से तरीके से, तो 1967 तक तो M1 से कैलकुलेट होती थी, सिंपल सी लैंग्वेज यही है भाई साहब। इसके बाद M2 M3 M4 जैसे ब्रॉड मेजर ऑफ मनी सप्लाई आए, तो इसके बाद भाई साहब हमने M2 M3 M4 से भी मनी सप्लाई को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो बोलता है फ्रॉम 1967 टू 68, यानी इस साल के बाद ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई आए हैं, और इन सबको बोलते हैं AMR, ऐसे बोल दिया, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोल देते हैं, बस ये लैंग्वेज यूज की हुई है, लैंग्वेज की बात है। वॉज एडिशनली पब्लिश्ड बाय द आरबीआई, यानी इस साल के बाद आरबीआई ने ये एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस पब्लिश करने शुरू किए हैं। और फ्रॉम अप्रैल 1977 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई SWG, सुनना जरा भाई साहब, मनी सप्लाई के ऊपर वर्किंग ग्रुप होते हैं आरबीआई के अंदर। तो आजादी के टाइम पर पहला वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था, आजादी के बाद सेकेंड वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है, तो सेकेंड वर्किंग ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म लिखी है SWG, सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई। तो आरबीआई हैज बीन पब्लिशिंग डेटा ऑन 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई डिनोटेड बाय M1 M2 M3 M4 बिसाइड रिजर्व मनी, यानी रिजर्व मनी के अलावा M0 के अलावा M1 2 3 4 इन सब पर डेटा पब्लिश होता है। कब से? फ्रॉम अप्रैल 77 से, ठीक है, ओके ओके रिपोर्ट है, ठीक है जी। देखो दोबारा बताता हूं 1967 तक तो M1 से कैलकुलेट होता था,
और 1967 से लेकर 77 तक आरबीआई ने लॉन्च कर दिया था एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर्स, यानी एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। ठीक है, लॉन्च कर दिया था दोस्तों, पब्लिश कर दिया था कि हम इससे भी अब मनी सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करके पब्लिश एग्जैक्टली करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 1977। क्यों? देखो ना, क्योंकि सेकंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई ने रिकमेंड किया था आरबीआई को। यह एक हिस्ट्री है। और आज इन सबके अलावा बहुत सारे अलग मेजर्स हैं भाई। एक होता है NM1, एक होता है NM2, NM3, फिर L1, L2, L3, बहुत सारे मेजर्स आ गए हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है, आपको इतना ही देखना है, बस एक हिस्ट्री है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। चलो जी, आजकल तुम जानते हो कि डिजिटल मनी का भी रोल आ रहा है। तो कहते हैं मनी टाइम टू टाइम एवोल्यूशन होता रहा है मनी में। पहले सिर्फ कॉइन होते थे, फिर करेंसी नोट आए, डेबिट कार्ड आए, क्रेडिट कार्ड आए। तो आज के टाइम में बोलते हैं मेटल की करेंसी से हम पेपर की करेंसी तक बढ़ चुके थे। मेटालिक करेंसी का मतलब होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, शुरू में थी कॉमोडिटी मनी, मतलब गोल्ड और सिल्वर को एज अ मनी यूज किया जाता था, कॉमोडिटी सामान वो चीज। फिर मेटालिक मनी आई, कॉइन आए, मेटालिक के बाद करेंसी के नोट, पेपर करेंसी आई, आजकल चल रही है डिजिटल करेंसी। तो आरबीआई ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से, सीबीडीसी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बस इतना ही आ सकता है। कहते हैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया अपनी एक नई करेंसी लॉन्च कर रही है। तो आरबीआई ने भी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दी है अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके प्रोज और कॉन्स, यानी इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, इसके फायदे और नुकसान है क्या है, उसमें आरबीआई अभी करंटली इंगेज है, पता लगा रहा है कि इसको इंप्लीमेंट करने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, बस। लेकिन यह कह रहा है जो हमारा एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है इसमें कोई भी डिसरप्शन नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी ये डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से। क्या है ये? कुछ नहीं है, बस फैक्ट जान रहे हो कि आजकल करंटली हो क्या रहा है। ठीक है, और आरबीआई ने बोल दिया कि जो ये डिजिटल करेंसी लॉन्च की है इसको भी लीगल टेंडर की तरह ही माना जाएगा, एक फियाट मनी ही माना जाएगा। आरबीआई ने बोल दिया तुम इसको यूज करना। भाई साहब मैंने अभी तक यूज नहीं की। जयेश त्रिपाठी बोल रहा है सर कमोडिटी मनी इज इक्वल टू बार्टर सिस्टम। यस वो भी है, और फिर गोल्ड को भी कमोडिटी मनी बोलते हैं। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इट इज एकिन। एकिन तो वर्ड यूज कर दिया मॉड्यूल ने, अब इक्वल यूज कर लेता। कहता है डिजिटल करेंसी इज इक्वल टू सोवरन पेपर करेंसी। ये सोवरन का मतलब क्या है भाई साहब सुनो, हमारे देश में मॉड्यूल में भी यह वर्ड यूज किया हुआ है, आरबीआई करेंसी इशू करता है। आरबीआई करेंसी इशू करता है, तो आरबीआई एक राजा है करेंसी इशू करने का, तो आरबीआई को बोलते हैं सोवरन। सोवरन का मतलब राजा। आरबीआई जितनी भी करेंसी इशू करेगा पब्लिक को, तो पब्लिक उस करेंसी को मानेगी एसेट, पब्लिक का एसेट है। आरबीआई इस सारी करेंसी को लायबिलिटी मानता है। आरबीआई अपनी बैलेंस शीट में मनी सप्लाई को लायबिलिटी की साइड में दिखाता है। दिस इज द फैक्ट, ध्यान रख लेना। आरबीआई कहता है जो हमने नोट छापकर इशू कर दिया इसके इक्वल की वैल्यू आरबीआई के पास होनी चाहिए, इसके इक्वल का एसेट आरबीआई के पास होना चाहिए। आरबीआई इसको जिम्मेदारी मानता है। अगर किसी बंदे के पास 100 रुपए हैं और वो 100 रुपए अगर नहीं चल रहे, यानी उस 100 रुपए को एक्सेप्ट करने से कोई मना कर रहा है, तो आरबीआई उस चीज के लिए जिम्मेदार है। समझ रहे हो? चलो जी आगे बात करते हैं। फिर ये कहना चाहता है कि भाई एक क्रिप्टो करेंसी का मैटर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्रिप्टो करेंसी। इस क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारे कानूनी अनसर्टेनिटीज हैं, मतलब इंडिया ने इसको प्योर तरीके से अप्लाई नहीं किया हुआ है, नॉट लीगली रिकॉग्नाइज। इंडिया में इसको कानूनी रूप पे अप्रूवल नहीं मिला हुआ है। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को एज अ मनी नहीं माना जाता, एज अ मनी नहीं माना जाता। ठीक है, तो इन 2018 आरबीआई हैड बार्ड, बार्ड का मतलब बैन, आरबीआई ने बैन कर दिया ऐसी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज को। तो आरबीआई ने बिटकॉइन वगैरह को बैन कर रखा है कि भैया इसको हम करेंसी नहीं मानते, ये प्योर तरीके का एक, मैं बता रहा हूं, जुआ है। अगर तुम्हें डिजिटल करेंसी से ट्रेड करना है तो वो आरबीआई की खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, बस वही है। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलो जी दोस्तों
आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर, सारे ही क्वेश्चन फिर उसके ऊपर है। चलो जी, चलो देखो, आपको मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे, उसके ऊपर बात करते हैं। एक बेसिक सी नॉलेज देता हूं दोस्तों, ये सबके अंदर होनी चाहिए। एक बैंक की बात करते हैं, मान लो HDFC बैंक है कोई, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। इसके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है, ये अपने टोटल डिपॉजिट का एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई के पास रखता है, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। मान लो 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, पब्लिक ने पैसा जमा कराया बैंक के पास, उसने 5 करोड़ का सीआरआर आरबीआई के पास रखवा दिया, और कुछ अपने पास रखता है, इसे बोलते हैं एसएलआर। मान लो 15 अपने पास रखा हुआ है, और बाकी पैसा लोन पे दे देता है। 5 और 15 हटा दो 100 में से, बचा कितना, 80, ये लोन पे दे देता है। अब दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, जितना ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक लोन पे देता है, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई लोगों के पास इंक्रीज हो जाती है। लोन से ही सब कुछ जानना है आपको, लोन को बोलते हैं क्रेडिट, ठीक है। ऐसा कहेंगे, अगर मान लो HDFC बैंक बोलता है मुझे 15 का एसएलआर नहीं रखना, मुझे 10 का एसएलआर रखना है, तो 100 में से 10 और 5 हटा दो, 85 बचेंगे, तो लोन 85 का हो जाएगा, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। या सीआरआर कम हो जाएगी तो भी लोन बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई हो जाएगी। तो आपको यहां पर मैं समझाना चाहता हूं कि कोई भी सीआरआर या एसएलआर जैसी रेशो को कम करने से मार्केट में लोन की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और लोन ज्यादा होने से लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, मनी सप्लाई आ जाती है ना। तो मनी सप्लाई आरबीआई इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है। और सीआरआर और एसएलआर के टोटल को बोलते हैं, इन दोनों के टोटल को बोलते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, आरआरआर, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो आरआरआर बोलते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा है, फुल फॉर्म लिख देता हूं भाई, ऐसे करके लिख देता हूं ताकि आपको सही लगे। CRR प्लस SLR इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। हाँ, तो अगर बोल दे कमर्शियल बैंक की हमने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कम कर दी, यानी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को कम किया है, तो इसका मतलब क्या, इन दोनों में से ही किसी को रिड्यूस किया होगा, इन दोनों में से ही किसी को रिड्यूस किया होगा, तो उससे भी लोन बढ़ जाएंगे, बैंक के पास अमाउंट बचेगा, लोन बढ़ जाएंगे और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे आओ, ये तो भैया नॉर्मल सिस्टम है, ये एक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है। कौन सा, फ्रैक्शनल, यानी हर एक बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फ्रैक्शन रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन आरबीआई के पास, थोड़ा सा खुद के पास, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। हां मनोज, मैं मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक अभी बता नहीं रहा, आगे बताऊंगा। नमन कुमार पूछ रहे हैं सर आरआरआर और एलआरआर सेम होता है? देखो एलआरआर और आरआरआर सेम है, लेकिन एलआरआर वाला वर्ड जो है हम 12th क्लास में यूज करते थे, मॉड्यूल ने उसको यूज नहीं किया, तो मैं वो चीजें यूज करूंगा ही नहीं, ठीक है। जो तुम्हारे पेपर से रिलेटेड है मैं वो यूज करूंगा। ये भरत जैन इनवर्स रिलेशन, पिलवर्स रिलेशन सब आगे बताऊंगा, अभी तुम कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। ये लेकिन आरबीआई की गाइडेंस के हिसाब से ऐसा होता है, लेकिन बैंक असलियत में करते क्या है। मान लो एचडीएफसी बैंक है, इसके पास पब्लिक का डिपॉजिट 100 करोड़ रुपया है, आरबीआई ने इसको बोला सीआरआर 5 करोड़ रख दे, एसएलआर 10 रख दे, बस इतना बोला है। 85 का ये लोन दे सकता है, लेकिन इसका मन कर रहा है कि ये 10 करोड़ का एक्सेस रिजर्व रख ले। एक्सेस रिजर्व मतलब जितना बोल रखा है आरबीआई ने उससे ज्यादा जानबूझकर रिजर्व रख रहा है अपने पास। ये इसको लग रहा है भैया अपनी भी एक खुद की पॉलिसी होनी चाहिए, अपने पास थोड़ा कैश एक्स्ट्रा होना चाहिए, लोग विड्रॉ करने आ गए तो, ठीक है। अंतरिक्ष गुप्ता, आप एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, साइबर कैफे वाले के पास चले जाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये लोन कितना दे पाएगा? अब भैया ये सब तो रिजर्व रखना जरूरी है, ये भी इसने एक्स्ट्रा रख लिया, 5 और 10 15 और 10 25,
75 का लोन दे पाएगा। तो अपन यूं कह रहे हैं कि जब एक्सेस रिजर्व आ जाता है, या एक्सेस रिजर्व को तुम 0 से बढ़ाकर 10 कर रहे हो या और बढ़ा रहे हो, उससे भी लोन कम हो जाते हैं और मनी सप्लाई कम हो जाती है। छोटी सी बात बस मैं ऐसे ही बता रहा हूं, इन सबको इकट्ठा कर कर एक बार याद कराने के तरीके से भी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सिस्टम तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम होता है, ये गाइडलाइन है आरबीआई की, लेकिन बैंक जानबूझकर थोड़ा सा एक्सेस रिजर्व अपने पास रखते ही रखते हैं भाई। सर सीए फाउंडेशन में 300 प्लस लाने पर सीए इंटर बैच फ्री मिलता है क्या? रोनित सिंह अब तक तो ऐसे ही है। कॉमोडिटी करेंसी को बार्टर सिस्टम बोल सकते हैं, हाँ निहारिका बोल लो। डिजिटल करेंसी एक ऑनलाइन करेंसी होती है स्नेहा, जो आरबीआई ने इश्यू कर रखी है। दिशा पूछ रही है 67-8 में M1 M2 आई थी, हाँ, लेकिन 77 से वो सेकेंड वर्किंग ग्रुप ऑन मनी सप्लाई की वजह से पब्लिक को बतानी स्टार्ट कर दी। सर सेंट्रल बैंक की ई करेंसी कहां अवेलेबल है? सेंट्रल बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, चलो जी, बाकी बातें बाद में। चलो जी आ गया। अब देखो दोस्तों, अब यहां पर आपको मेन चीज बताऊंगा, एक बैंक करता क्या है। जो भी हम बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराते हैं, मान लो 100 रुपया डिपॉजिट कराया, बैंक इसका एक हिस्सा अपने पास रिजर्व के तौर पे रख लेता है। मान लो ये सीआरआर, एसएलआर, जो भी उसको रखना हो रख लिया, दोनों का मिक्स करके, और बाकी पैसा लोन पे दे देता है। तो बैंक हमारे पैसे से और लोगों को भी लोन पे देता रहता है पैसा। तो बैंक लोन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? लोन क्रिएट करता है। लोन को बोलते हैं क्रेडिट। बैंक करता है क्रेडिट क्रिएट, और जितने ज्यादा लोन देगा बैंक, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरा यह कहना है कि आरबीआई ने हमारे देश में मॉनेटरी बेस जानते हो ना, सेंट्रल बैंक मनी, रिजर्व मनी, सब इसको ही बोलते हैं, 100 रुपए का दिया है। अगर आरबीआई ने किसी कंट्री के अंदर 100 रुपए इंजेक्ट किए हैं, सिंपल सी बात, आरबीआई ने किसी देश के अंदर 100 रुपए इंजेक्ट किए हैं मान लो, ठीक है, तो हो सकता है कि मनी सप्लाई इससे ज्यादा हो। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल देता हूं, हो सकता है कि मनी सप्लाई 100 की जगह 300 हो गई हो। ये क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? ये लोन्स की वजह से हुआ है। हमारे पैसे को दूसरों को लोन पे देते रहते हैं, तो उनके पास भी पैसा आता रहता है, वो बोलते हैं कि मेरी मनी सप्लाई बढ़ गई, तो ओवरऑल देश में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, आदित्य साहू कहां गए भाई? सर आज इको का सारा सिलेबस खजाना से कंप्लीट कर लिया, अब बस रोज रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। आदित्य साहू ये डाउट है आपका? बहुत बढ़िया, कर लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सीए तौफीक बिल्कुल पास हो सकते हो। ठीक है, ओके, चलो जी बात करते हैं। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो मनी सप्लाई होती है, जरूरी नहीं है कि ये मॉनेटरी बेस के बराबर हो। मान लो मॉनेटरी बेस 100 का है, तो हो सकता है मनी सप्लाई 3 गुना होकर 300 हो गई हो। ये डिपेंड करता है कि मनी कितने मल्टीपल इंक्रीज हुई है, मनी सप्लाई कितने मल्टीपल बढ़ी है। तो जितने गुना मनी बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर। देखो सिंपल सी बात है, यहां से एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं। कहते हैं देश के अंदर जो पैसा असली में एग्जिस्ट कर रहा है लोगों के पास, जो पैसा असली में एग्जिस्ट कर रहा है लोगों के पास, सिंपल शब्दों में समझना। मान लो तुमने बैंक के अंदर 100 रुपए जमा कराए, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 100 रुपए है, बैंक ने इसमें से 80 रुपए मुझे दे दिए, तो मुझे लगता है 80 रुपए मेरे पास है। असलियत में तो मॉनेटरी बेस 100 रुपए का है, लेकिन मनी सप्लाई पायल कदम 180 की हो गई। समझे इस बात को? समझे ना? तो एक ही बंदे के पैसे से आरबीआई कमर्शियल बैंक ने ज्यादा पैसे क्रिएट करवा दिए, राइट? तो हो सकता है, यहां लिख रहा हूं मनी सप्लाई इज इक्वल टू छोटा एम, मतलब छोटा एम लिख रहा हूं इसको, मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय मॉनेटरी बेस। यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझना है,
मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर को अकेला छोड़ दो, यहां लिख दिया मैंने ऐसे, और सही है ना, ओके रिपोर्ट है ना, हाँ। और दोस्तों एक तरीके से आप देख पाओगे कि मॉनेटरी बेस को इसके नीचे ले जाओ, बहुत सिंपल है, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला ही, जेन्युइनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। अब आप देखो, आपको एक चीज कराता हूं, मनी सप्लाई का फॉर्मूला आप लिख दो, ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है C प्लस डी, सी का मतलब हो गया करेंसी विद पब्लिक, डी का मतलब हो गया डिपॉजिट्स, ये सब डिमांड डिपॉजिट्स मान लो, विद बैंक्स, बैंक्स के अंदर पब्लिक का कितना पैसा जमा है, ये मनी सप्लाई है। भाई साहब कुछ पैसा तुम्हारी जेब में होता है, कुछ तुम बैंकों में जमा कर देते हो, दिस इज मनी सप्लाई, राइट। वैसे तो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, समझ रहे हो, लेकिन उन सभी तरीकों को इग्नोर करके इसने ये नया फॉर्मूला यहां पर जनरेट किया है। अब बच्चा बोलेगा सर असलियत में तो मनी सप्लाई M1 का फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, लेकिन यहां पर आपने फॉर्मूला मनी सप्लाई का सिर्फ C और D लिख दिया, आप OD को खा गए क्या? कोई भी टीचर आपको ये समझा देना तो मैं मान जाऊंगा, दुनिया में ये लोग समझा ही नहीं रहे इस चीज को कि भैया OD यहां पर क्यों नहीं लिखा। दोस्तों एक्चुअली अगर इंडिया की बात की जाए तो अदर डिपॉजिट का अमाउंट ना के बराबर होता है हमारे पास, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, इसलिए मनी सप्लाई में सिर्फ इतना ही लिख देते हैं। वो तो पूरी दुनिया के लिए फॉर्मूले थे, लेकिन असलियत में इतना ही चलता है। चलो जी ठीक है। अब आता है मॉनेटरी बेस, यानी हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ये आरबीआई ने इशू किया था पैसा देश के अंदर। हाई पावर्ड मनी का फॉर्मूला क्या होता है भैया? हाई जो भी देश के पास इश्यू किया है वो पब्लिक के पास कुछ रखा हुआ है कैश, और कुछ बैंक्स ने अपने पास रख लिया उसको रिजर्व की फॉर्म में। क्या? टोटल रिजर्व। बैंक के पास जो भी रिजर्व होते हैं टोटल रिजर्व, अब इसको हटा देता हूं, कहता हूं कुछ होते हैं रिक्वायर्ड रिजर्व जो आरबीआई ने बोला हुआ है CRR प्लस SLR, और कुछ बैंक जानबूझकर एक्सेस रिजर्व रख लेता है अपने पास। ये एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया मनी मल्टीप्लायर का, ध्यान रखना इसको। मैं दोबारा इसको लिख देता हूं भाई, दोबारा लिख देता हूं, इधर लिखता हूं, मनी मल्टीप्लायर यानी मनी कितने मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। यह डिपेंड करता है कि देश में मॉनेटरी बेस कितना है। मॉनेटरी बेस को हाई पावर्ड मनी, सेंट्रल बैंक मनी बोल सकते हैं। यह पैसा आरबीआई ने देश के अंदर इशू किया, ठीक है, इसकी वजह से कुछ ज्यादा ही पैसा देश में फ्लो हो गया, वो मनी सप्लाई है। मान लो आरबीआई ने 100 रुपया इशू किया, लेकिन देश के अंदर अब वो 300 है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पैसे को लोन पे दिया गया, आगे तुम्हारे पैसे को आगे लोन पे दिया गया है, तो मॉनेटरी बेस से ज्यादा मनी सप्लाई हो सकती है। ठीक है जी, ओके। तो मान लो 100 रुपए मॉनेटरी बेस है, 300 की मनी सप्लाई है, तो 3 गुना मनी मल्टीप्लायर आ गया, 3 आंसर आ जाएगा मनी मल्टीप्लायर का। चलो जी, इसका फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, राइट। इसका फॉर्मूला होता है, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इसके, इंटर बैंक डिपॉजिट वाला भी है, लेकिन अभी जो यहां पर यूज किया हुआ है मॉड्यूल ने विदाउट एनी काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन, तो मॉनेटरी बेस का फॉर्मूला, ये कुछ पैसा लोगों के पास कैश की फॉर्म में है, कुछ पैसा बैंक्स ने रिजर्व रखा है, कुछ तो रिक्वायर्ड रिजर्व है, कुछ एक्सेस रिजर्व है, बस इसको ध्यान रखना। तो मनी मल्टीप्लायर का तुम ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे तो इससे 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा मनी मल्टीप्लायर का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा पेपर बने और यहां से क्वेश्चन ना आए। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले एक डेरिवेशन देख लो, मॉड्यूल के अंदर इतनी डिटेल में नहीं बताया हुआ है, एक बार हम डिटेल देख लेते हैं तभी चीजें याद होंगी। दोस्तों देखो, थोड़ी सी मैथ्स की जरूरत पड़ेगी यहां पर।
मैं ये डेरिवेशन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, इसको एक बार अपने हाथ से कर लेते हैं। मनी मल्टीप्लायर होता है करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स अपॉन करेंसी विद पब्लिक, बैंक के रिक्वायर्ड रिजर्व और एक्सेस रिजर्व, राइट? यही होता है। मैं कह रहा हूं कि एक बार एक काम करते हैं, जो डिपॉजिट्स है बैंक के अंदर, ठीक है, इस इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करता हूं और उससे डिवाइड करता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैथ्स बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो यहां पर 5 लिखा है, 5 + 6 ये ब्रैकेट है, मैं इसको 18 से मल्टीप्लाई करूं और 18 से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा, नॉर्मल है। तो किसी भी एक वैल्यू से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को क्या करना है, यही करना है। मैं दोबारा इक्वेशन को लिखूंगा। तो दोस्त एक बार तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा डिपॉजिट, फिर C + D है ही ब्रैकेट में, अपॉन में डिपॉजिट से डिवाइड कर दिया, ऊपर वाली बात हो गई। अब ये जो निशान था डिवाइड का, ये यहां लगा दिया, ठीक है जी। नीचे भी मैं यही करने वाला हूं, इन सबको डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट में C + RR + ER, मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया, अपॉन सबको डिवाइड भी कर दिया D से। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा भरत जैन, लेकिन डेरिवेशन नहीं करोगे तो चीज इस पर्पस में समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। एक काम करो, ये जो D है, इस D से इस D को काट दो। हाँ काट दिया। फिर तुम एक काम करो, C/D प्लस D/D कर दिया जी, अपॉन C/D प्लस RR/D प्लस एक्सेस रिजर्व अपॉन D, ये कर दो। कर दिया। अब देखो यहां से एक नई चीज आ रही है, C/D। देखो अब आपको कुछ कहना सिखाता हूं। ये है करेंसी विद पब्लिक अपॉन डिपॉजिट, इसको छोटा सी बोल दूंगा। छोटे सी को बोलते हैं करेंसी रेशो, या बोलो करेंसी डिपॉजिट रेशो। तुमने टोटल करेंसी और डिपॉजिट की रेशो क्या निकाली है, मतलब कितना पैसा तुम अपने पास कैश रखते हो, कितना डिपॉजिट करा देते हो, उसकी रेशो है। तो C और D के छोटा सी बोल दिया, ये कट कुटा के दोनों ऐसे कट जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 अपॉन वापस यही C और D छोटा सी आ जाएगा, प्लस रिजर्व रेशो और D का मैं छोटा r लिख देता हूं, तो छोटे रिजर्व रेशो अपॉन डिपॉजिट। ये रिजर्व डिपॉजिट रेशो होती है, क्या बोलते हैं इसको, रिजर्व और डिपॉजिट को डिवाइड करके रेशो जो आई है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो होती है, ठीक है। एक्सेस रिजर्व अपॉन डिपॉजिट को डिवाइड करोगे तो छोटा ई लिख देता हूं। छोटा ई कैसे आता है, एक्सेस रिजर्व और डिपॉजिट को डिवाइड करने से, तो इसको बोलते हैं एक्सेस रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ये मेरे पास फॉर्मूला बना है मनी मल्टीप्लायर का। तो दोस्त ध्यान रखना, आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा, मैंने बोला मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मनी सप्लाई पर मॉनेटरी बेस है, उसके बाद ये फॉर्मूला बना, उसके बाद जो फॉर्मूला बना है मॉड्यूल में डेरिवेशन नहीं है, ये लिखा है छोटा सी प्लस 1 अपॉन छोटा सी प्लस छोटा आर प्लस छोटा ई। ये मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। अब एक एक चीज को इवेल्युएट करना है। अगर आपसे पूछे कि देश में मनी सप्लाई को अफेक्ट किस चीज से किया जाता है, तो देश में हमारे देश की मनी सप्लाई मनी मल्टीप्लायर से अफेक्ट होती है। जितना मनी मल्टीप्लायर होगा उतने गुना मनी सप्लाई हो जाएगी। गुरविंदर सिंह सुनो मेरी बात को ध्यान से। मान लो आरबीआई ने मॉनेटरी बेस 100 रुपए का छोड़ा और बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर 2 रुपए है, तो मनी सप्लाई कितनी हो जाएगी, 200। ऐसा ही है, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन यहां पर 4 आइटम दिए हुए हैं। पहला आइटम ये रहा, सेम है। 3 आइटम है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 1 2 3, ये तो सेम ही है ना। इन तीनों की वजह से मनी सप्लाई पे इफेक्ट आता है। हाँ माधव +1 है। इस तीनों से पेपर में क्वेश्चन भी आता है। देखो जी, आपको एक बात पता है, जितना ज्यादा बैंक लोन प्रोवाइड करेगा मनी सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा। अब देखो, मान लो पब्लिक के पास
100 रुपया है, उसने अपने पास कैश रख लिया 80 और डिपॉजिट करवा दिया बैंक में 20। तो बैंक के अंदर जितना डिपॉजिट होगा उसमें से तो आगे लोन जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। लेकिन पब्लिक अपने पास कैश कम रखे, मान लो 50 कैश रख लिया, 50 डिपॉजिट करा दिया, समझे। तो बैंक पे जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा लोन क्रिएट होगा। तो यहां बोलते हैं कि हमारी पब्लिक जितना ज्यादा अपने पास कैश रखेगी बैंक में उतना कम पैसा जाएगा। पब्लिक अपने पास कैश ज्यादा रखेगी तो बैंक में पैसा कम जाएगा, बैंक कम लोन दे पाएगा, मनी सप्लाई पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, समझे। बिल्कुल समृद्धि राय, बहुत बढ़िया पलक अग्रवाल। मनमीत सिंह, अगर आप नॉन मैथ वाले हो तो उस फॉर्मूले कोई डेरिवेशन सीखने की जरूरत नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैथ्स में इतना तो सिखा ही रहे हैं यार, डिवाइड डिवाइड तो होता ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया फिरदौस। तो यहां पर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भैया इन सबका मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, किसका पॉजिटिव रिलेशन है, किसका नेगेटिव रिलेशन है, आपको यह सब बताना पड़ेगा। तो आप देखिए, अगर मैं बोलूं करेंसी रेशो, शब्द बोलूं करेंसी रेशो, तो इसको आप करेंसी डिपॉजिट रेशो भी बोल सकते हो। इसको छोटा सी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक, जो कैपिटल है, अपॉन पब्लिक ने कितना डिपॉजिट कराया है, यह फॉर्मूला होता है। क्या बोला मैं? करेंसी विद पब्लिक अपॉन टोटल डिपॉजिट। अब ये रेशो यानी छोटा सी जितना ज्यादा होगा, मतलब लोग अपने पास कैश ज्यादा रखेंगे, मनी सप्लाई कम हो जाती है, इसको ध्यान रखना। और ये जितना कम होगा मनी सप्लाई उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो करेंसी और डिपॉजिट का रेशो जो है ये डिपेंड करता है पब्लिक बिहेवियर के ऊपर। मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि हमारे देश में मनी सप्लाई पब्लिक बिहेवियर से बदलती है। पब्लिक अपने पास कैश ज्यादा रखेगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, पब्लिक कैश कम रख के बैंक में डिपॉजिट करा देगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। दिस इज वेरी बेसिक, ओके। आओ जी आओ, हाँ जी। अब जो रिजर्व रेशो है, चाहे आरबीआई का रिजर्व और डिपॉजिट की रेशो निकालूं, चाहे मैं एक्सेस रिजर्व और डिपॉजिट की रेशो निकालूं, भाई साहब रिजर्व और एक्सेस रिजर्व ये दोनों ही वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखा है, बैंक इसको लोन पे नहीं दे रहा। देखो ना कौन सा अमाउंट है, आप इधर आओ, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। चाहे ये वाला टोटल रिजर्व हो, चाहे ये एक्सेस रिजर्व हो, बैंक इन सब पैसों को लोन पे नहीं देता, इसके अलावा अलग अमाउंट लोन पे देता है। तो आपको जो ध्यान रखना है यहां पर, आपको जो ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी रिजर्व बढ़ जाए, इसको बोलते हैं छोटा आर, इसको बोलते हैं छोटा ई। ई इसलिए बोला क्योंकि एक्सेस है ना। इनमें से कोई भी रेशो बढ़ जाए, छोटा आर बढ़ जाए, तो बैंक अपने पास ज्यादा पैसा रखेगा, लोन पे कम देगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और एक्सेस रिजर्व भी ऐसा ही है, अपने पास रख लिया, एक्सेस रिजर्व बढ़ गया तो बैंक ने अपने पास पैसा ज्यादा रख लिया और लोगों को लोन पे कम दिया, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो यार ये रिजर्व का जो बिहेवियर है ये कमर्शियल बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहते हैं मनी सप्लाई का इंक्रीज और डिक्रीज होना डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक्स के बिहेवियर पे भी। अगर ये रिजर्व को बढ़ाने लगे तो लोन कम देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अगर ये रिजर्व कम दे देते हैं तो लोन ज्यादा जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। भाई साहब देश के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने का क्वेश्चन आता है, मनी सप्लाई किस वजह से इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, यानी मनी सप्लाई किस वजह से चेंज हो सकती है। तो पब्लिक के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। पहली बात, पब्लिक ज्यादा पैसा अपने पास कैश रखेगी तो बैंक क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा, लोन क्रिएशन नहीं कर पाएगा, राइट। और दूसरा कमर्शियल बैंक पे डिपेंड करता है। और सीधा सीधा तीसरा मैटर डिपेंड करता है बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक पे, बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक। आरबीआई जो हमारे देश में इशू करता है करेंसी, उसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। भाई मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मनी सप्लाई
अपॉन हाई पावर्ड मनी। अब आरबीआई हमारे देश में हाई पावर्ड मनी सप्लाई करता है, तो आरबीआई ज्यादा मनी सप्लाई करेगा तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। दोबारा बताता हूं, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला अभी तुमने देखा, क्या बताया मैंने, छोटा सी प्लस 1, छोटा सी प्लस छोटा आर प्लस छोटा ई। पेपर में क्या क्या निकालना आ सकता है आपको, छोटे सी की वैल्यू निकालनी आ सकती है, आपको टोटल करेंसी और टोटल डिपॉजिट दिया होगा, डिवाइड करके निकाल देना। आपको आर की वैल्यू निकालनी आ सकती है, आपको रिजर्व रेशो दिए होंगे टोटल और डिपॉजिट दिया होगा, डिवाइड करके निकाल देना। रिजर्व रेशो नहीं दिए तो एसएलआर और सीआरआर दिया होगा, उन दोनों को प्लस कर देना। आपको छोटा ई निकालना आ सकता है, एक्सेस रिजर्व और डिपॉजिट दिया होगा, डिवाइड करके निकाल देना। इन तीनों में से कुछ भी निकालना आ सकता है, एक नंबर का ध्यान रखना, ये तो अलग से क्वेश्चन है। और कभी कभी आपको इन तीनों की वैल्यू दे देगा और बोलेगा सीधा मनी मल्टीप्लायर को निकालो, आ जाएगा भाई, मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है जी। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम ये मान के चलो व्हेन पीपल डू नॉट होल्ड कैश, जब लोग अपने पास कैश रखते ही नहीं है, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन ये लप्पू सी चीज दे रखी है मॉड्यूल के अंदर, जब लोग अपने पास कैश नहीं रखते तो यहां पर करेंसी डिपॉजिट रेशो जीरो हो जाती है, आपको पता है, मतलब कैश जीरो है, समझे, छोटा सी जीरो हो जाता है भाई, समझे। अच्छा, एंड देयर इज नो एक्सेस रिजर्व। कहता है एक केस मान लो जब एक्सेस रिजर्व भी जीरो है और लोग अपने पास कैश रख ही नहीं रहे, तो हम मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को चेंज कर देते हैं, कैश नहीं रख रहे तो ये जीरो हो जाएगा, सी की जगह जीरो, 1 तो था ही, फिर सी की जगह जीरो हो जाएगा, अपॉन में आर, और एक्सेस रिजर्व भी नहीं रख रहे तो ये भी जीरो हो जाएगा, और मनी मल्टीप्लायर का एक नया फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन छोटा आर, 1 अपॉन छोटा आर, और छोटा आर मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, राइट। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, या 1 अपॉन आर भी आप इसको बोल दो। अच्छा, एक यहां पर गड़बड़ी हुई है, हाँ, ये जो रिजर्व रेशो है ना, मतलब ये रिजर्व्स का अमाउंट है, एसएलआर और सीआर का अमाउंट है, समझ रहे हो, अमाउंट है, यहां पर अमाउंट है और यहां पर वो रेशो निकाल रखी है। तो मनी मल्टीप्लायर के यहां पर 3 फॉर्मूले हैं दोस्त, आप देखोगे, आपके लिए लिस्ट बना रखी है। मनी मल्टीप्लायर छोटे एम से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला आप देखोगे मनी मल्टीप्लायर का, तो मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस को तुम एच बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉनेटरी बेस का फॉर्मूला करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व। बैंक में कौन कौन सा रिजर्व होता है, रिक्वायर्ड रिजर्व भी हो सकता है और एक्सेस रिजर्व भी हो सकता है, ठीक है, उसको बाद में लिखेंगे। फिर सीधा सेकंड फॉर्मूला आ गया मनी मल्टीप्लायर का, 1 प्लस छोटा सी और 1 प्लस छोटा आर प्लस ई, ये मैंने डिराइव करके भी दिखाया है, और इन सबकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। सी का मतलब करेंसी रेशो या करेंसी डिपॉजिट रेशो बोल देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है करेंसी विद पब्लिक अपॉन डिपॉजिट। आर को रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड रिजर्व का अमाउंट अपॉन डिपॉजिट। एक्सेस रिजर्व रेशो छोटे ई को बोलते हैं, जितना भी अमाउंट एक्सेस रिजर्व का है उसको डिपॉजिट से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। इतनी बात हो गई। तीसरा फॉर्मूला एक अजम्पशन के बेसिस पे आया है। थर्ड फॉर्मूला ये तब आया है अगर हम कुछ अज्यूम कर ले। पहली अजम्पशन, बैंक्स नेवर होल्ड एक्सेस रिजर्व, मतलब देयर इज नो एक्सेस रिजर्व, एक्सेस रिजर्व जीरो है। और दूसरी बात बोलता है कि इंडिविजुअल्स एंड नॉन बैंक कॉर्पोरेशन नेवर होल्ड करेंसी, यानी बैंक नहीं है, दूसरी कंपनीज है, हम लोग और कंपनीज कैश होल्ड करती नहीं है, तो करेंसी रिजर्व रेशो जीरो हो गई। तो ऐसे में मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो या फिर 1 अपॉन आर, ऐसे मान लो, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। और इसको बोल देते हैं हम, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर। देखो मेरे दोस्त, 2 वर्ड हैं,
दो वर्ड हैं। अगर बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व नहीं रखता ना, तब उस फॉर्मूले को हम क्रेडिट डिपॉजिट और डिपॉजिट एक्सपेंशन मल्टीप्लायर बोल सकते हैं। लेकिन जब एक्सेस रिजर्व रखता है, इसको, इस फॉर्मूले को सिर्फ मनी मल्टीप्लायर बोलेंगे, क्रेडिट मल्टीप्लायर नहीं बोलेंगे, डिपॉजिट मल्टीप्लायर नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना बस, ये दोनों मनी मल्टीप्लायर के फॉर्मूले हैं, ये भी मनी मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्रा नाम भी हैं। सभी के नाम एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इसके नाम एक्स्ट्रा हैं। इतना सा डिफरेंस जान लो। 3 फॉर्मूले हो गए हैं मनी मल्टीप्लायर के, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले बातें कर लें कि देश में जो मनी सप्लाई है, इसको कौन डिटरमाइन करता है, किसकी वजह से मनी सप्लाई बदल सकती है, किसकी वजह से मनी सप्लाई बदल सकती है। मनी सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो भाई कुल मिला के मैंने आपको सारे बातें पहले पढ़ा रखी हैं, बस बताने की जरूरत है। और ये आइटम कि मनी मल्टीप्लायर अप्रोच क्या होती है, मनी मल्टीप्लायर अप्रोच से मनी सप्लाई को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब बताया था मिल्टन फ्रेडमैन ने। याद है ना, मिल्टन फ्रेडमैन की थ्योरी थी रीस्टेटमेंट मिल्टन फ्रेडमैन की 4 पॉइंट होते थे वहां पर, ठीक है। और एक इसकी जानकार थी महिला मित्र एना स्क्वाड्स, 1963 में इन्होंने बताया कि 3 फैक्टर होते हैं मनी सप्लाई को बदलने वाले, इमीडिएट मनी सप्लाई को चेंज कर देंगे। एक होता है बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, दूसरा बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक, तीसरा बिहेवियर ऑफ पब्लिक। पब्लिक के हाथ में होती है कैश रखने की क्षमता, तो करेंसी डिपॉजिट रेशो ये जितनी ज्यादा होगी, कैश उतना ज्यादा होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा करेंसी डिपॉजिट रेशो का मनी सप्लाई से कैसा रिलेशन है, आप बोलोगे इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट फंक्शन है, ठीक है। अगला रिजर्व डिपॉजिट रेशो कमर्शियल बैंक के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। भाई साहब जितना ज्यादा बैंक रिजर्व रखेगा, लोन अमाउंट कम देगा, मनी सप्लाई उतनी कम हो जाएगी। और एक्सेस रिजर्व भी होता है उसके पास, जितना ज्यादा एक्सेस रिजर्व रखेगा, लोन उतना कम देगा, मनी सप्लाई फिर कम हो जाएगी। तो इन दोनों के साथ भी नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। अगला है स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। बैंक जितना, सेंट्रल बैंक जितना पैसा देश के अंदर छोड़ेगा, हाई पावर्ड मनी ज्यादा रखेगा, तो मनी सप्लाई उतनी ज्यादा होने के चांस होंगे। यहां पर पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है जी। आपसे पेपर में आएगा किसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर प्योर देसी घी की थ्योरी लिखी हुई है, यहां पर लिखी हुई है। ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं, ये 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक्सप्लेन कर रखे हैं अलग अलग। जैसे कि पहला स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, जिसको एच बोलते हैं, सेंट्रल बैंक के बिहेवियर के ऊपर मनी सप्लाई डिपेंड करती है। तो कैसे डिपेंड करती है, यहां पर लिखा हुआ है। तो आंसर है डायरेक्टली, मतलब पॉजिटिवली डिपेंड करती है, इतना ही ध्यान रखना है। जितनी ज्यादा हाई पावर्ड मनी होगी, उतना ही ज्यादा मनी सप्लाई होगा। अगला दे रखा है कमर्शियल बैंक के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। ये रिजर्व रेशो निकालता है, रिजर्व अपॉन डिपॉजिट को कैलकुलेट करके बोलता है अगर रिजर्व रेशो तुम इंक्रीज कर दोगे, रिजर्व रेशो इंक्रीज कर दोगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। सीधी बात यही बोलता है, मनी सप्लाई विल डिक्लाइन। तुम्हें लॉजिक पूरा पता है, तो बीच में इन दोनों को तुम अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन समझ लो। रिजर्व ज्यादा रखेगा बैंक, तो बैंक विल डिक्रीज लैंडिंग। अपने पास ज्यादा पैसा रख लिया भाई, लोन पे कम देगा, लोन पे कम देगा, तो कोजिंग अ डिक्लाइन इन डिपॉजिट। जब लोन पे कम देगा तो दूसरे लोगों के पास पैसा कम आएगा, वो भी तो लोन लेकर कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं। हाँ, जितना मेरे को लोन मिलता है बैंक से, मैं कुछ पैसा उसको वापस बैंक में डिपॉजिट भी कर सकता हूं, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सुप्रिया करूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। और इसका उल्टा यहां पर लिखा हुआ है, अगर रिजर्व रेशो डिक्रीज हो गई है तो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, वाइस वर्सा है बिल्कुल। तो लॉजिक क्या निकाला है इसने, कहता है स्मॉलर द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर। कहता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो स्मॉलर हो जाएगी, मनी मल्टीप्लायर ज्यादा हो जाएगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। हाँ, मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई तो पॉजिटिवली रिलेटेड होते ही हैं, जितना मनी मल्टीप्लायर है उतनी ज्यादा मनी सप्लाई होगी। इस बीच में एक बार एक्सेस रिजर्व को भी मुंह लगा लो। हाँ भाई, बात हो रही है कमर्शियल बैंक की, तो एक्सेस रिजर्व भी मैंने बताया था, यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा है, एक्सेस रिजर्व आर फंड दैट बैंक कीप रिजर्व बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब आरबीआई के रेगुलेशन के द्वारा बताया गया है कि कुछ पैसा बैंक को रिजर्व के तौर पे अपने पास रखा है, लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रख रहा है। वो किस लिए रख रहा है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए, भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो जाए, कैश की जरूरत पड़ जाए, उसके लिए। एक्सेस रिजर्व का फॉर्मूला बनाया हुआ है टोटल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। कैसे बनाया फॉर्मूला देखते हैं। मान लो जी बैंक ने रिक्वायर्ड रिजर्व रखे हैं 20,
एक्सेस रिजर्व रखे हैं 10, तो टोटल रिजर्व कितने हो गए 30। तो एक्सेस रिजर्व का यहां से फॉर्मूला क्रिएट कर दिया जबरदस्ती, कहता है टोटल रिजर्व में से माइनस कर दो रिक्वायर्ड रिजर्व। कर दिया भाई, कर दिया। इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाए तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो। हाँ जी, अगला थर्ड एलिमेंट बताया था करेंसी डिपॉजिट रेशो। करेंसी डिपॉजिट रेशो छोटा सी, तो भैया ये पब्लिक का बिहेवियर होता है। करेंसी, वैसे तो तुम्हें याद करना है यही कि करेंसी डिपॉजिट रेशो या करेंसी रेशो जितनी ज्यादा होगी मनी सप्लाई उतनी कम हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन यह कहानी दी हुई है, जैसे कहानी घर घर की होती है ऐसे इसने बोल रखा है। देव वर्मा सुनते रहो। बोलता है डिमांड डिपॉजिट अंडरगो मल्टीपल एक्सपेंशन। कहता है जो हम पैसा बैंक के अंदर जमा कराते हैं उसको डिमांड डिपॉजिट बोल दो, कासा डिपॉजिट। और वो जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो आगे बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता है। कैसे? हमने जमा कराया, बैंक उसको आगे लोन पे देगा, तो आगे उसमें मल्टीपल एक्सपेंशन होते हैं। तो वाइल करेंसी इन योर हैंड डज नॉट, अगर तुम पैसा हाथ में रखोगे तो वो एक्सपेंड नहीं होगा, बैंक में जमा कराओगे तो एक्सपेंड होगा, ये बोल रखा है। कहता है इफ पब्लिक डिसाइड टू कीप मोर मनी इन देयर पॉकेट एंड लेस मनी इन बैंक, अगर लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जेब के अंदर ज्यादा पैसा रखना है, बैंक में कम पैसा रखना है, तो भाई साहब इससे बैंक आगे लेस क्रेडिट मनी दे पाएगा, उधार कम दे पाएगा और ओवरऑल मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे कि कभी कभी यानी मनी मल्टीप्लायर फॉल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, लोगों को डर लगता है यार, पता है कब, जब हमारे यहां पे एटीएम की मशीन खराब हो जाती है ना, तो हम सोचते हैं यार एटीएम की मशीन खराब है, इसमें से पैसे नहीं निकल रहे, तो अपनी जेब में कुछ पैसे कैश रख के चलो। तो ऐसे सिस्टम में एग्जांपल दिए हुए मॉड्यूल के अंदर ही, फियरिंग शॉर्टेज ऑफ मनी इन एटीएम, जब एटीएम के अंदर पैसा नहीं होता तो पीपल डिसाइड टू होल्ड मनी। होल्ड का मतलब होता है होल्ड, अपने पास ही कैश होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो करेंसी डिपॉजिट रेशो का नेगेटिव रिलेशन होता है मनी सप्लाई से। इसके बाद करेंसी डिपॉजिट रेशो से तुम आइडिया लगा सकते हो लोगों ने बैंकिंग सिस्टम को कितना अपना लिया है। तो करेंसी डिपॉजिट रेशो ऑल्सो रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स बाय पीपल, लोगों के द्वारा बैंकिंग हैबिट्स कितनी अपनाई गई है, ये करेंसी डिपॉजिट रेशो से पता लगता है कि तुम्हारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन क्या है। सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है स्टाइल, तुम फाइनेंशियल स्टाइल तुम्हारा क्या है, तुम अपने पास रखते हो पैसा या बैंक के अंदर डिपॉजिट रखते हो। तो करेंसी डिपॉजिट रेशो बता देती है कि तुम फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हो या नहीं लेते हो, तुम्हारे पास एक्सेस है या नहीं है, तुम फाइनेंशियल इनोवेशन पे ध्यान लगाते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे ध्यान लगाते हो या नहीं लगाते हो। ठीक है, जैसे कि अब बैंक्स ओपन लार्ज नंबर ऑफ एटीएम ऑल ओवर द कंट्री, बैंक ने बहुत सारे एटीएम खोल दिए हैं, ई बैंकिंग स्टार्ट कर दी है, ये पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग ये सब चालू हो गई हैं। तो लोगों का पता लगता है, लोग ज्यादा बैंकिंग हैबिट्स को अपनाएंगे तो अपने पास कैश कम रखेंगे। जो पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, वो अपनी जेब में कैश कम रखते हैं। ठीक है जी, ओके जी, बस ये काम की यही है कहानी, ये सब लपड़ा लुप्पी है, समझ रहे हो। लेकिन ये सब इसलिए बताया जा रहा है ताकि कोई बच्चा ये ना बोल दे सर आपने मॉड्यूल से तो बताया नहीं। आगे आओ जी, एक अलग से टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट की रेशो निकाल के बताई हुई है। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट वाला पैसा, इसकी भी रेशो निकालोगे तो देखो टाइम डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट की, टाइम डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट की रेशो अगर ये ज्यादा आएगी तो इसका मतलब बैंक के पास मस्त पैसा है। टाइम डिपॉजिट वो पैसा होता है जो बैंक के पास पड़ा रहता है, लोग निकालते ही नहीं है, एक टाइम के बाद निकालते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद बैंक इसको बार बार लोन पे देता है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट की रेशो निकालोगे तो इसका क्या फर्क पड़ेगा मनी सप्लाई पे। हम बोलेंगे इंक्रीज हो जाएगी टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट की रेशो, तो इसका मीन ये है कि ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिजर्व्स बचे रहेंगे। यानी अगर जितना ज्यादा बैंक के पास टाइम डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा बैंक के पास पैसा बचा रहेगा, रिजर्व बचा रहेगा, ताकि बैंक उसको आगे लोन पे दे सके। ठीक है, तो इट विल इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट एक्सपेंशन, इसकी वजह से जो डिपॉजिट का एक्सपेंशन होता है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, एंड दस हाई मल्टीप्लायर, हाई मल्टीप्लायर। फिर एक क्वेश्चन है, देव वर्मा समरी भी बताऊं, पहले तो समरी बताई थी देव वर्मा, अब डिटेल तो बता रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन है, क्या मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 हो सकती है। आप बोलोगे मल्टीप्लायर की वैल्यू तब 0 होगी जब लोग बैंक में पैसा जमा ही नहीं कराएंगे, हो सकती है 0।
हाँ हो सकती है भाई साहब। जब मैं बताता हूं आपको, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो ना, यानी बैंक लोग तुम्हें लोन पर पैसा देंगे ही नहीं, क्योंकि बैंक कह रहे हैं यार लोन पे पैसा देंगे, इंटरेस्ट बहुत ना के बराबर मिल रहा है, बहुत ना के बराबर मिल रहा है, तो बैंक तुम्हें पैसा देंगे नहीं, सारा पैसा अपने पास ही रखेंगे, तो मनी मल्टीप्लायर 0 भी हो सकता है। हाँ यस, नहीं तो बैंक बोलेगा इंटरेस्ट तो बहुत कम मिल रहा है, तुम्हें लोन पे दे देंगे, पता नहीं पॉकेट मतलब बंदा लोन मार ले, पैसे वापस ना करे तो बैंक का नुकसान ही हो जाएगा। तो हाँ मनी मल्टीप्लायर 0 हो सकता है। इट में हैपन व्हेन इंटरेस्ट रेट आर टू लो, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और बैंक प्रेफर टू होल्ड डिपॉजिट एज एक्सेस रिजर्व, बैंक सारा डिपॉजिट एक्सेस रिजर्व की फॉर्म में रख दे विद नो रिस्क अटैच टू इट, मतलब एक्सेस रिजर्व के साथ भी कोई रिस्क होना नहीं चाहिए, वैसे होता भी नहीं है। तो तुमसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है मल्टीप्लायर 0 होगा, हाँ हो सकता है जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो और बैंक सारा पैसा अपने पास ही रख ले, लोन पे दे ही ना, लोन पे दे ही ना। ठीक है, वो बच्चे ने बोला सर पीएनबी बैंक वाला केस बता रहे हो आप। ठीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं यहां से। ये लो जी, लिखा है सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, भाई साहब एक देश के अंदर मनी की सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? दो लोगों पे, एक तो सेंट्रल बैंक पे, एक कमर्शियल बैंक पे, इस पे डिपेंड करती है। वैसे तो डिपेंड करती है पब्लिक के बिहेवियर पे भी, लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन था नहीं। ठीक है जी, बी वाले को ठीक कर देंगे, पोल मैंने यहां चलाया नहीं था, कोई बात नहीं, पोल की दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ जी, लो जी, मैंने आपको बताया इफ बिहेवियर ऑफ पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट। देखो जी, कह रहा है कि देश में मनी सप्लाई को अफेक्ट करने के लिए 3 लोग हैं जिम्मेदार, एक आरबीआई का बिहेवियर, एक पब्लिक का बिहेवियर, एक बैंक का बिहेवियर। कहता है पब्लिक और बैंक को तुम कांस्टेंट मान लो कांस्टेंट। ठीक है, अब बताओ कि मनी सप्लाई किसकी वजह से अफेक्ट होगी, कौन ऐसी चीज है जिसकी वजह से मनी सप्लाई अफेक्ट हो सकती है? तो यहां लिखा है सेंट्रल बैंक। हाँ भाई, सेंट्रल बैंक की वजह से, सेंट्रल बैंक हाई पावर्ड मनी इशू करता है, इसकी वजह से मनी सप्लाई डायरेक्टली अफेक्ट होगी। डायरेक्टली कहीं लिखा है? वेरी डायरेक्टली, बस इतना सही पढ़ लो, ए वाला आंसर है, पढ़ के बता देता हूं। द टोटल सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी विल वेरी डायरेक्टली विद द सप्लाई ऑफ नॉमिनल हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी की सप्लाई की वजह से देश की मनी सप्लाई बदल जाएगी, जिसको इश्यू करता है सेंट्रल बैंक। ए वाला विल बी द राइट आंसर। चंदू भाई, पृथ्वी, नरूतो, अंतरिक्ष, इन्होंने सबसे जल्दी आंसर दिया है। अगला आ जाओ, बोलता है अंडर फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। ये क्या होता है? मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बैंकों को कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, बस वही है, सिंपल है। हाँ जी, मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी। मनी सप्लाई रिजर्व मनी से पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। और हाई पावर्ड मनी, देखो दोस्त, M0 को बोलते हैं रिजर्व मनी, इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, इसको सेंट्रल बैंक मनी भी बोलते हैं, कितने सारे नाम है इसके। ठीक है, तो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के अंदर हाई पावर्ड मनी से पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है पॉजिटिवली रिलेटेड, इसको ठीक कर देंगे ए वाले को। अगला, ये तुम्हारे लिए चला रहा हूं, मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई का कैसा रिश्ता है? मनी सप्लाई और मनी मल्टीप्लायर का तो पॉजिटिव रिश्ता है, लेकिन यहां कुछ और लिखे हुए ऑप्शन। कहते हैं मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड विद एक्सेस रिजर्व। अरे नहीं, जितना ज्यादा एक्सेस रिजर्व बढ़ेगा मनी सप्लाई उतनी कम हो जाती है, तो नेगेटिव रिलेशन है, तो मनी मल्टीप्लायर भी कम ही होगा। ये लाइन गलत हो गई। नेगेटिवली रिलेटेड टू द एक्सेस रिजर्व रेशो, जी हां मैंने बताया था, जितना ज्यादा एक्सेस रिजर्व रखेगा बैंक उतनी कम मनी सप्लाई हो जाएगी, मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। यही तो सही है, हाँ यही लिखा है यहां पर, नेगेटिवली रिलेटेड। बी वाले को सही कर देंगे, और किसी पे जाना ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है, मदारा ने सबसे जल्दी आंसर दिया, फिर वेदांत, फिर फरहान, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में भाई। अगला बोल रहा है करेंसी रेशो रिप्रेजेंट, करेंसी रेशो या करेंसी डिपॉजिट रेशो, बैंक लोगों के पास कैश कितना है अपॉन डिपॉजिट, इसको छोटा सी बोलते हैं भाई। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है ना, छोटा सी प्लस 1, छोटा सी प्लस छोटा आर प्लस छोटा ई, यही होता है ना ये।
तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पब्लिक का बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, पब्लिक की वजह से ऐसा हुआ है। तो द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, ये तो हाई पावर्ड मनी बताता है। बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक नहीं, फिर हटाओ। बिहेवियर ऑफ पब्लिक, जी हाँ, पब्लिक बिहेवियर ही ये बताती है, ठीक है ना। सी वाले के साथ जाएंगे। और देखो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे न्यूमेरिकल करा रहा हूं, कोई बुरा मत मानना। फैजान ने सबसे जल्दी आंसर दिया इसका, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। चलो जी, अगला बोलता है कि साइज ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाय, साइज का मतलब वैल्यू, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है? आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको भाई फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसके द्वारा, किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है मनी सप्लाई की वैल्यू? देखो जी, यहां लिखा है छोटा सी, यहां लिखा है छोटा आर, यहां लिखा है छोटा ई। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा सी प्लस 1, छोटा सी, छोटा आर, छोटा ई। 1 2 3, ये तीनों चीजें लिखी हुई हैं, ऑल ऑफ द अबव। डी वाले के साथ जाएंगे। इन सब से रिश्ता है, किसी से पॉजिटिव है, किसी से नेगेटिव है। वैसे तो 1 2 3, इन तीनों से ही नेगेटिव रिश्ता है, इन तीनों से ही मनी मल्टीप्लायर का नेगेटिव रिश्ता है, ठीक है। डी वाला आंसर हो जाएगा। वेदांत सिंह भारद्वाज ने सबसे जल्दी आंसर दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है भाई पेपर में। चलो जी, एक क्वेश्चन और पूछ दिया। हाँ जी, डैश टेल्स अस हाउ मच न्यू मनी विल बी क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम फॉर अ गिवन इंक्रीज इन द हाई पावर्ड मनी। कहता है अगर हम हाई पावर्ड मनी को बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कितनी बढ़ जाएगी, ये कौन बताता है? भाई साहब, शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था, मान लो कि आरबीआई ने 100 रुपए की हाई पावर्ड मनी देश में छोड़ दी, ठीक है। इसकी वजह से 3 गुना हो गई है हाई पावर्ड मनी, मनी सप्लाई 3 गुना हो गई, ये हाई पावर्ड मनी है। तो इधर जो बीच में ये मनी मल्टीप्लायर है ना, ये बताता है कि पैसा कितना गुना हो जाएगा। इधर मनी मल्टीप्लायर कहीं लिखा नहीं है, उसका सिमिलर वर्ड लिखा है क्रेडिट मल्टीप्लायर, इसको ठीक कर देंगे। मदारा ने सबसे जल्दी आंसर दिया है। चलो जी, एक और क्वेश्चन आ गया। बोलता है मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी किस केस में? देखो जी, नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन पूछे हुए, आपको सारे आने चाहिए। यहां पर मैं बताता हूं, सी वाला सही आंसर है, लोअर करेंसी रेशो। भाई साहब, छोटा सी के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है मनी सप्लाई का, और मनी सप्लायर और मनी मल्टीप्लायर सेम तरीके से बिहेव करते हैं। मनी सप्लाई बढ़ी है तो मतलब मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ा होगा। लोअर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, रिजर्व रेशो कम होगी तो भी मनी सप्लाई बढ़ती है, बहुत देर से बता रहा हूं। और लोअर एक्सेस रिजर्व रेशो, एक्सेस रिजर्व कम होगा तो भी मनी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि इन सब केसेस में ज्यादा पैसा बचेगा बैंक के पास लोन देने के लिए। सी वाला आंसर, इसलिए मैंने जस्टिफाई करके बताया, बस आपको समय नहीं दिया। नरूतो फरहान यहां पर टॉपर है इस क्वेश्चन के, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बोलता है इफ कमर्शियल बैंक रिड्यूस देयर होल्डिंग ऑफ एक्सेस रिजर्व। कहता है कमर्शियल बैंक अगर एक्सेस रिजर्व होल्ड करना बंद कर दे या कम कर दे, ठीक है पृथ्वी। ठीक है, तो मनी एक्सेस रिजर्व कम कर दे तो मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? भाई ये बढ़ जाएगी। इधर लिखा है द मनी सप्लाई इंक्रीज, लिखा है ना, हाँ यही होगा। एक बारी मॉड्यूल की तरफ चलते हैं भाई, यहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप लोगों से करवाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है शायद, आ जाओ भाई। ICAI मॉड्यूल ये फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स, आ जाओ जी भैया। देखो 10 नंबर की इलस्ट्रेशन आएगी यहां पर। दस नंबर इलस्ट्रेशन कहां है? इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेयर इज द 10? 10 10 10 10 10 10 10। आज हमने बेसिकली पेज नंबर 8.28 से पढ़ना स्टार्ट किया है।
इलस्ट्रेशन 5, हाँ सॉरी 5, इलस्ट्रेशन 5, ये लो जी। यहां पर क्या बोल रहा है जरा देखते हैं क्वेश्चन को। बोलता है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो 10% है, इसका मतलब आर 10% है। 10% का मतलब होता है दोस्त 10/100 यानी 0.1। तो आप समझना छोटे आर की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। फिर बोलता है करेंसी इन सर्कुलेशन इज 400 बिलियन। तो करेंसी जो लोगों के पास है, पब्लिक के पास, ये 400 है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट 1000 है, तो टोटल जो डिपॉजिट है वो 1000 है। यानी अगर मैं यहां पर छोटा सी निकालूं तो जितना भी पब्लिक के पास कैश होता है, देखो जमा कितना कराया है, तो इसके पास 400 का कैश था, जमा करा दिया 1000 जमा करा दिया। तो आप इसकी रेशियो निकाल लेना, 20 4/10 आएगा, 4 कम 0.4 आ जाएगा। छोटे सी की वैल्यू 0.4। एक्सेस रिजर्व टोटल 1 बिलियन है, 1 बिलियन, ये 1000 था, तो एक्सेस रिजर्व रेशियो आ जाएगी, जो भी एक्सेस रिजर्व की वैल्यू है अपॉन डिपॉजिट्स। एक्सेस रिजर्व की वैल्यू 1 है अपॉन डिपॉजिट 1 2 3। तो अगर आप इसको निकालोगे तो आपके पास एक्सेस रिजर्व रेशियो बताओ कितनी आएगी, 0.001। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर निकालना है। तो अब देखो ये क्या होता है, C+1 C+R+E। तो निकालो, C कितना दिया हुआ भाई साहब, ये रहा 0.4 प्लस 1, C वापस 0.4, ये R दिया था 0.1, एक्सेस रिजर्व 0.001। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे तुम्हारा कैलकुलेटर काम करेगा भाई, ठीक है, कैलकुलेटर काम करेगा आगे। आ जाएगा तुम्हारा आंसर। यहां पर आपसे एक इसने पूछा नहीं, लेकिन मनी सप्लाई भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता था। मनी सप्लाई हो जाता जितनी करेंसी है और जितना डिपॉजिट है। करेंसी कितनी है भाई साहब, 400 की, डिपॉजिट है 1000 का, तो 400 प्लस 1000 1400। ये भी पूछ सकता था, बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आपका ये सॉल्व हो गया, आप इस तरीके से आंसर निकाल लेना। आंसर जो भी आएगा तुम्हारा नीचे लिखा मिल जाएगा, 2.79, ठीक है जी। यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। 2 टॉपिक रह गए हैं तुम्हारे। ये इलस्ट्रेशन सारी मैं करा चुका हूं, लास्ट क्लास के अंदर करा दी थी। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई, सरकार के खर्चे का क्या फर्क पड़ता है मनी सप्लाई पे, और मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई। दोस्त अभी तो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं समझाया, तो मनी सप्लाई कैसे समझाएं आप, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी और मनी सप्लाई में क्या रिश्ता है ये बताना है। चलो समझा ही देते हैं वैसे तो। देखो जी, पहली बात तो छोटा सा बताऊंगा, आपको एक टॉपिक पढ़ना है कि मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कैसे बदल सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कैसे बदल सकती है। तो पॉइंट नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है ये जानो। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन मनी सप्लाई। भाई साहब, मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करना ही मॉनेटरी पॉलिसी है। अब यहां यह बताना है कि हाउ इट इज पॉसिबल। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कर सकता है यह समझाना है आपको। बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात है। बात समझोगे राज्य, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आरबीआई के पास बहुत सारे हथियार हैं। मॉड्यूल में सिर्फ एक हथियार का एग्जांपल दिया हुआ है। मॉड्यूल में बता रखा है एक ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो वो बहुत सारी चीजों को यूज करके मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। पलक आरबीआई के हाथ में टैक्स नहीं होता, वो सरकार के पास है, फिस्कल पॉलिसी में है, राइट।
तो ये क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? देखो जी, ये है जी आरबीआई, ये है जी पब्लिक। आरबीआई के पास राइट है, आरबीआई को अलाउड है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को सेल कर सकता है। क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को सेल कर देगा। सेल करने से पब्लिक अपना पैसा आरबीआई को दे देगी। मनी कहां चली जाएगी? आरबीआई के पास। देखो ना, गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज सेल करेगी पब्लिक को तो पब्लिक से पैसा ले लेगी, तो पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो सेल करने से मनी सप्लाई कम हो जाती है भाई। तो पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है कि अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है पब्लिक को तो मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? हम बोलेंगे कम हो जाती है। लेकिन अगर पब्लिक से बाय कर ले, अगर आरबीआई बाय कर ले, तो ये बाय कर लेगा तो आरबीआई पैसा देगा, तो बाय करने के केस में पब्लिक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। कैसे? ये लो जी, आरबीआई और ये पब्लिक। आरबीआई ने बाय कर ली सिक्योरिटीज तो पैसा दे दिया ना, बदले में तो पैसा देगा, तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो बाय करने से मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ये समझा रखी है बात। वैसे तो और बहुत सारे तरीके हैं, सीआरआर, एसएलआर, वो तुम्हें पहले बता चुका हूं, लेकिन अगली वाली यूनिट में थोड़ा डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए वो जल्दी जल्दी बता दिए क्योंकि डिटेल अगली यूनिट में छेड़ यहां रखे हैं तराने। ठीक है, तो यहां ये कहता है, आरबीआई यूं कहता है कि इस पैसे की वजह से जो ये पैसा पब्लिक को दिया है, पब्लिक इस पैसे को बैंकों में जमा कराती है, बैंक का रिजर्व चेंज हो जाता है और मनी सप्लाई चेंज हो जाती है। ऐसा बोलता है, बस पता नहीं क्यों इसने ऐसा बोला। तो आगे बोला है मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई में क्या रिलेशन है? तो बोल रखा है अगर सेंट्रल बैंक चाहे स्टिमुलेट करना इकोनॉमिक एक्टिविटी को तो वो कर सकता है बाय इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। वो सिस्टम के अंदर कैश इन्फ्यूज कर सकता है अगर वो चाहे तो। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लिखा, ओपन मार्केट ऑपरेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर सेंट्रल बैंक बाय कर ले, परचेज कर ले, अगर सेंट्रल बैंक परचेज कर ले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो वो मनी सप्लाई बढ़ा सकता है। तो परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंजेक्ट हाई पावर्ड मनी इनटू द सिस्टम, मतलब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी यहां पर। ठीक है, कुछ यहां पर असम्पशंस हैं कि बैंक यहां पर एक्सेस रिजर्व नहीं होल्ड करेंगे, पीपल डू नॉट होल्ड मोर करेंसी देन बिफोर, लोग उस पैसे को भी होल्ड नहीं करेंगे जो आ गया, लोग उस पैसे को बैंकों में जमा करते रहेंगे। और देयर इज डिमांड फॉर लोन्स फ्रॉम बिजनेस, यानी जो बिजनेस फर्म्स होंगी वो बैंकों से लोन भी लेंगी। होता ही ऐसा असली में, लेगी लेगी लेगी। ठीक है, इससे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस थोड़ा बढ़ने लगेगा। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस होता क्या है भाई? बैंक जो लोन पर पैसा देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उससे जो मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। राइट, ये बढ़ जाएगा। तो यहां पर मनी सप्लाई में कितना चेंज आएगा? डेल्टा का मतलब चेंज है, तो चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन रिजर्व्स। 1/r का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। ये भी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाता है जब बैंक एक्सेस रिजर्व होल्ड नहीं करते, बताया था ना। तो चेंज इन मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम, और चेंज इन रिजर्व की जगह इसको लिखना चाहिए था यहां पर चेंज इन मनी विद पब्लिक। मनी विद पब्लिक या फिर जो भी हाई पावर्ड मनी इंजेक्ट की है आरबीआई ने, वो लिखना चाहिए था। चलो जी, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये है, क्या गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बदल सकती है? क्या गवर्नमेंट का कुछ लेन देन है क्या? इसके साथ ये खत्म हो जाएगा, 5 मिनट की बात है। गवर्नमेंट मनी सप्लाई को बदल सकती है क्या? भाई साहब, मनी सप्लाई को तो डायरेक्टली आरबीआई बदल सकता है, गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। लेकिन एक केस है, एक केस है जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार जाएगी आरबीआई के पास, बोलेगी मेरे को कुछ वेज एंड मींस एडवांस दे दे, यानी ओवरड्राफ्ट दे दे। सरकार फिर इस पैसे को यूज करती है अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह देने में, तो एम्प्लॉइज के पास पैसा आ जाता है, मतलब पब्लिक के पास पैसा आ गया, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो सरकार उधार मांग के मनी सप्लाई बढ़ा सकती है। रौनक पारिक टैक्स सरकार यूज कर सकती है, उससे मनी सप्लाई नहीं परचेजिंग पावर को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो देखते हैं, यहां एग्जांपल लिखा है भाई, ये लो,
इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई पे सरकारी खर्चे का क्या इफेक्ट होता है। तो बोलते हैं भैया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास अगर कैश बैलेंस की शॉर्टेज हो गई, फॉल शॉर्ट हो गया, मतलब जितना भी इनको मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उससे कम इनके पास पैसा है, तो ये एलिजिबल हो जाती है उधार की फैसिलिटी के लिए। आरबीआई से ये डब्ल्यूएम में मांग सकती है, वेल्स एंड मीन एडवांस, पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। तो इस फैसिलिटी में आरबीआई लैंड करता है सरकार को, दे देगा कुछ पैसा दे देगा, है ना। तो इस पैसे को गवर्नमेंट खर्चेगी, गवर्नमेंट इनकम्स एक्सपेंडिचर ना खर्चेगी ना, खर्चेगी तो लोगों के पास आएगा, किसी की सैलरी बढ़ जाएगी अपने एम्प्लॉइज की, तो सैलरी लोगों के बैंक अकाउंट में आएगी, बैंक के पास पैसा आएगा और बैंक उस पैसे को आगे लोन पे देता देता क्रेडिट एक्सपेंशन कर देगा। तो बैंक के पास जो भी एक्स्ट्रा रिजर्व आएगा उससे मनी सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस सिंपल इतना सा लिखा है। अब ये यूनिट खत्म है, ठीक है। चलो जी दोस्तों, एक बार देख लूं आप लोगों के यहां पर डाउट्स क्या है। सिंपल सी बात है, आपके डाउट पे फोकस करते हैं। अब बच्चों के डाउट्स भी बहुत सारे होंगे, जैसे बहुत सारा पढ़ा दिया तो बहुत सारे यहां पर डाउट भी बनते ही हैं। अच्छा, एक ये लिखा हुआ क्वेश्चन कहता है रेशियो दैट रिलेट विद चेंज इन मनी सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन मॉनेटरी बेस। कहता है मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, यानी मॉनेटरी बेस को हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। इन दोनों की रेशियो को क्या बोलते हैं भाई? मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। ये रहा आंसर, ठीक है। ये भी था एक। और कहता है अगर इंक्रीज हो जाएगी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, अगर छोटा आर इंक्रीज हो गया तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। कहीं लिखा है? लिखा है डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। सीधा सीधा आपको समझा रखा है, उस लेवल का ही क्वेश्चन आना है पेपर के अंदर, ठीक है जी। लो जी, ये आप कर दो, ये आपके लिए। इसके बाद आपके डाउट लूंगा। कहता है फॉर अ गिवन लेवल ऑफ मनी मॉनेटरी बेस, कहता है एक हाई पावर्ड मनी है, वो गिवन है, कांस्टेंट है, इंक्रीज इन द करेंसी रेशियो। कहता है ये छोटा सी इंक्रीज हो गया, मतलब लोग अपने पास कैश ज्यादा रखने लगे हैं, बैंक के अंदर डिपॉजिट कम रखने लगे हैं, तो इससे मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाता है। तो कॉजेज द मनी मल्टीप्लायर टू डिक्रीज एंड द मनी सप्लाई टू डिक्रीज। कहीं लिखा है दो जगह डिक्रीज डिक्रीज, ये लिखा डिक्रीज और डिक्रीज। यस, ये वाला आंसर है। तो समझदार को इशारा ही काफी है, सी वाला यहां पर सही आंसर होगा। चंदू भाई, अक्षत और फरहान यहां पर टॉपर है। हाँ, मैं बात कर रहा था आपके डाउट्स की, उसके बाद दिखाऊंगा। आपके डाउट्स भयंकर होंगे मुझे पता है सर, प्लीज। हाँ, इसलिए पवन अग्रवाल आपके लिए अंडरलाइन किया है। मनी सप्लाई का क्या मतलब अखिलेश को बताओ? देश की पब्लिक के पास कितना पैसा है, कितने पैसे हैं, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। डिजिटल करेंसी का यूज डिजिटल लेवल पे, ऑनलाइन लेवल पे होता है। दुकानों पे जाकर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो सकता है ऐसा, और डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है। मॉनेटरी बेस समर्थ जोशी हाई पावर्ड मनी को बोलते हैं, रिजर्व मनी को बोलते हैं। ये आरबीआई ने जो भी पैसा इशू किया है देश के अंदर, वो मॉनेटरी बेस है। लेकिन जितना पैसा आरबीआई इशू करता है, मनी सप्लाई उससे ज्यादा ही होती है, बिकॉज ऑफ लोन क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। आदि जैन अभी एमटीपी नहीं है, आरटीपी है। आरटीपी मैंने यूट्यूब पे करा दिया। सर मनी मार्केट और पब्लिक फाइनेंस के लिए अलग लेवल का डर लग रहा है। सुप्रिया शर्मा, ये सबके अंदर लगता है, सबके अंदर लगता है, लेकिन तुमने क्लासेस प्रॉपर सुनी है। मैं बोलता हूं अगर तुम 50% भी क्लासेस को समझ पा रहे हो और जो मैं बोलता हूं ये चीज इंपॉर्टेंट है उसको कर पा रहे हो, तो भाई साहब आप पेपर का क्वेश्चन जरूर क्रैक करके आओगे, बिल्कुल सही। वो भी पेपर में क्वेश्चन आसान ही आने वाले हैं। सर डी का मतलब तो जो सीआरआर रखा है वो है? नहीं नहीं नहीं, डी का मतलब डिपॉजिट है स्नेहा। अच्छा धीरेश भाई बताओ ना क्या डाउट है आपका? सर क्रेडिट सप्लाई में 1/r क्यों? वहां तो 1/r/d होना चाहिए। क्रेडिट सप्लाई में 1/r क्यों? देखो जी, मैं बताता हूं फिर से आपको बताता हूं। लेट मी गिव यू वंस मोर एक्सप्लेनेशन। भाई साहब आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस। इस मॉनेटरी बेस को हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं, ध्यान रखना है इसको। और इसका फॉर्मूला बन जाएगा जो लिखा हुआ है, सी
+1/CR और E। अब ये सब होते क्या है? देखो जी, ये जो C है इसका मतलब होता है करेंसी अपॉन डिपॉजिट जो बैंक के अंदर है। छोटा जो R है इसका मतलब होता है बैंक के पास रिक्वायर्ड रिजर्व कितने हैं, SLR और CRR का टोटल, अपॉन यही वाला डिपॉजिट से डिवाइड करो। और छोटा E जो है बैंक कभी कभी एक्सेस रिजर्व रख लेता है, वो अपॉन जो भी डिपॉजिट थे बैंक के अंदर, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हैं, टोटल डिपॉजिट्स, राइट। ये है, ठीक है जी। लेकिन इसको मैं बोलूं व्हेन एक्सेस रिजर्व इज 0, जब एक्सेस रिजर्व 0 है एंड नो कैश विद पब्लिक, पब्लिक के पास कैश नहीं है, तो इसका मतलब है C 0 है, कैश नहीं है पब्लिक पे, एक्सेस रिजर्व 0 है, तो इसका मतलब E 0 हो गया। ऐसे में मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाता है ये भी 0 और ये भी 0, तो 1 अपॉन छोटा r, समझे, 1 अपॉन छोटा r। तो उस बच्चे ने डाउट पूछा है, सर ये छोटे r का मतलब तो RR अपॉन D होता है। हाँ, आप ऐसे भी कर लो इसको, रिक्वायर्ड रिजर्व अपॉन D, ऐसे भी कर लो, लेकिन ये परसेंटेज होती है, ये अमाउंट होता है, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, मान लो बैंक के पास डिपॉजिट है 1000 और रिक्वायर्ड रिजर्व है 200, तो यहां पर 200 अपॉन 1000 का जो भी रेशो आएगा 2/10 मतलब 1/5 यानी 0.2, तो ये 0.2 है। ऐसे भी निकालोगे तो 0.2 ही आएगा, समझे। तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा उसको, समझे। डाउट तो आपका जेन्युइन था, लेकिन आप ये बात ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब किससे पॉजिटिव किससे नेगेटिव रिलेशन है, देखो जी, आप ध्यान रखना, मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर और हाई पावर्ड मनी सब आपस में पॉजिटिवली रिलेटेड है। ये सब एक दूसरे को बढ़ाते हैं, समरी है, ये सब एक दूसरे को बढ़ाते हैं। मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर, हाई पावर्ड मनी सब एक दूसरे को बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अब करेंसी डिपॉजिट रेशो, रिजर्व रेशो, एक्सेस रिजर्व रेशो, ये लोग नेगेटिवली रिलेटेड होंगे मनी सप्लाई से भी और मनी मल्टीप्लायर से भी। हाई पावर्ड मनी का यहां पर जिक्र नहीं होता, ठीक है। ये तीनों बढ़ गए तो इन दोनों को कम कर देंगे, ये तीनों कम हो गए तो इन दोनों को बढ़ा देंगे। ये बात ध्यान रखना, ये ही इंपॉर्टेंट है। यहां से तुम्हें पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इतनी पूरी बड़ी यूनिट की समरी यही है, समझे इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो भैया आज की क्लास में इतना ही। यूनिट 2 इज डन। यूनिट 3 बहुत इजी है, अगली क्लास में मिलेंगे। कल मैंने बताया था, तो अगली क्लास परसों होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। प्यार में कमी नहीं रखनी चाहिए, प्यार पूरा चाहिए तुम्हारा, ठीक है। बाय बाय। लीडर बोर्ड दिखा दूं। सबसे नंबर पे फरहान, फैजान, नीलेश, रूपल, चंदू, वंशिका, लवेश, अंशिका, अल्पोन, अक्षत। वेरी गुड भाई।